एक बार एक बहुत अमीर लड़की का रिश्ता एक लड़के के पास जाता है। वो लड़का उस अमीर लड़की के फोटोग्राफ्स को देखकर खुश तो होता है, लेकिन उसी फोटोग्राफ्स को लेकर वो एक स्टूडियो में जाता है जहाँ पर फोटो बनते हैं। साथ ही वो जाता है एक अखबार के दफ्तर में, और अखबार के दफ्तर में जाकर संपादक से कहता है कि साहब, आपके पास जो फ़ोटो की सीरीज़ है, कहीं ये फ़ोटो उससे मैच तो नहीं करता है? आप प्लीज़ देख के बता दीजिए कि अगर ये उससे मैच करता है तो मैं इस रिश्ते को ठुकरा दूंगा। ये कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि 8 साल से लगातार ऐसे ही उसी स्टूडियो में, उसी अखबार के दफ्तर में कोई ना कोई लड़का जाता था और एक फोटोग्राफ्स लेकर ये देखने के लिए कि ये फोटोग्राफ्स कहीं उन फोटोग्राफ्स से मैच तो नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स थे, लगभग 200 लड़कियों के फोटोग्राफ्स, जो कि बिल्कुल न्यूड थे, उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ऐसे लड़कियों के फोटोग्राफ्स पूरे शहर में जब लगातार वायरल होते हैं, लगातार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति पर, क्योंकि लोग फिर फोटो से फोटो बनाने लगे थे और उन्हीं फोटो के आधार पर एक दो नहीं, न जाने कितने लोगों ने कितनी ही लड़कियों से गंदा काम किया था। और वो लड़की कोई आम लड़कियां नहीं थी, वो लड़कियां थीं उस शहर के सबसे टॉप मोस्ट स्कूल की लड़कियां। वो लड़कियां उस शहर के टॉप मोस्ट IAS, IPS और बिजनेसमैन, नेतागण लोगों की लड़कियां, जिनके साथ एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार गलत काम हुआ, कितनी बार गंदा काम हुआ। यदि इस केस को हम देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल के नाम से बुलाएं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इस केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई थी। लेकिन अफसोस की बात ये, जिन्होंने भी गलत काम किया, गंदा काम किया, उन्होंने कानून को अपनी कठपुतली बना दिया और अपने इशारों पर आज तक नचा रहे हैं। ये केस कभी सुनते हैं खत्म हो चुका है, तो कभी पता चलता है कि ये केस आज भी कोर्ट में विचाराधीन है। कुछ लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं, तो कुछ लोग आज भी कहीं ना कहीं चुपचाप छिप गए हैं। तो ये केस वाकई बहुत ही भयानक है, आपको परेशान कर सकता है, आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक शहर है अजमेर। दरअसल एक लड़की, बात कर रहा हूँ 1991 के आखिर की, एक लड़की लगातार दौड़ते हुए जा रही है। उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, उसके कमर पर एक बैग लटका हुआ है। सुनसान सड़क है, लड़की तेजी से दौड़ रही है, भाग रही है। तभी एक कार वाला उस लड़की के बराबर में कार लगाते हुए कहता है कि तुम क्यों भाग रही हो, क्यों दौड़ रही हो? तो लड़की कहती है कि मेरा बोर्ड का एग्जाम है और मैं घर से निकलने में थोड़ा लेट हो गई हूँ, अगर मैं देरी से पहुंची तो मेरा एग्जाम छूट जाएगा। तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ लड़का कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो, तुम्हें कोई इस पर कोई आपत्ति ना हो, तो मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ देता हूँ। दरअसल उस लड़की को जाना था अजमेर के टॉप मोस्ट स्कूल सोफिया गर्ल्स स्कूल के अंदर, वहाँ अपना एग्जाम देने के लिए। लड़की को एग्जाम के पास तक, यानी कि स्कूल के पास तक छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद वही लड़का एक बार फिर उस लड़की को मिल जाता है। ये दूसरी मुलाकात जो थी, अब दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। ऐसी दोस्ती कि उस लड़की को उस लड़के पर कहीं ना कहीं विश्वास होने लगा। वो लड़का कोई और नहीं था, वो कांग्रेस यूथ अध्यक्ष, जिसका नाम फारूक चिश्ती। फारूक चिश्ती कोई आम आदमी नहीं था, कोई आम व्यक्ति नहीं था। वो व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर ये जो खादिम हैं, उनकी रिश्तेदारी कनेक्शन में वो लड़का लगता था, फारूक चिश्ती। तो जब दूसरी बार वो लड़की उससे मिलती है, तो वो दोनों एक साथ बैठकर किसी होटल में चाय पीते हैं, और एक शुरुआत थी इन दोनों के मिलने मिलाने की। धीरे धीरे ये दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई, और ये फारूक चिश्ती नाम का लड़का उस लड़की को, जो भी हाई स्कूल की छात्रा है लेकिन इसकी उम्र ज़्यादा थी, लगभग 10 साल ज़्यादा उम्र उस लड़की से, उसको एक फार्म हाउस पर लेके जाता है। और फार्म हाउस पर लेके जाने के बाद, क्योंकि इस लड़की का उसने पूरी तरह से विश्वास जीत लिया था, और घंटे 2 घंटे उसके साथ बिताता है, और दोनों की सहमति से दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। जब वो लड़की बाथरूम से निकल रही थी, तो उसने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था। तभी मौका मिलते ही उस लड़के ने कुछ फोटोग्राफ्स अपने कैमरे से खींच लिए। बात 1991 की चल रही है, तो उन दोनों ये मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, उन दोनों फ़ोन वैसे कैमरे हुआ करते थे जिनमें रील लगती थी, और जो फोटो खींचते खींचते लड़की ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई, ऐतराज़ नहीं जताया। उसके बाद लड़की चली जाती है, और कुछ टाइम के बाद उस लड़की को फिर बुलाया जाता है, और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और इसी फारूक चिश्ती नाम के लड़के ने अपने और कुछ साथी थे, जो यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती और ज्वाइंट सेक्रेटरी अनवर चिश्ती, इन दोनों को जब ये बात बताई, तब तक उस लड़की के फोटोग्राफ्स उसके पास आ चुके थे, जिस कैमरे से उसने उसका फोटोग्राफ्स खींचा था। ये दोनों, नफीस और अनवर, उसके फोटोग्राफ्स देख के कहते हैं कि यार हमारी भी मुलाकात इस लड़की से करा दो। तब वो मना भी करता है, लेकिन जब बार बार एक ही बात की रिक्वेस्ट की जाती है कि हमें भी मिलना है इस लड़की से, तब वो लड़की
फिर से जब आती है इसी फार्म हाउस पे, तब अब फारूक चिश्ती अकेला नहीं था, उसके 2 दोस्त भी शामिल हो जाते हैं और तीनों लड़के मिलकर इस लड़की के साथ गलत काम करते हैं, गंदा काम करते हैं। ये एक शुरुआत हो जाती है। अब उनका जब मन करता था तब उस लड़की को उसी फार्म हाउस में बुलाते थे, तब उसके साथ गंदा काम करते थे। ये लड़की कहीं ना कहीं इतना परेशान रहने लगी और इस परेशानी से बचने के लिए उसने हाथ जोड़कर विनती की। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब तुमसे दूर जाना चाहती हूँ और मैं यहाँ नहीं आना चाहती, मेरी ज़िंदगी को बख्श दो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरे साथ तुम लोग ऐसा गंदा, इतना घिनौना कृत्य करते हो। तभी इन तीनों के दिमाग में आता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें अपने ही कॉलेज की, अपने ही स्कूल की कोई खूबसूरत लड़की को हमारे पास लाना होगा। बस इतना कहना था। उस लड़की ने मना किया और वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन तीनों दरिंदों को इस बात के रोने की, गिड़गिड़ाने की, उसके परेशान होने की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। आखिरकार वो लड़की मान जाती है और एक अपनी दोस्त जो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, उस लड़की को इसी फार्म हाउस पर लेके आती है और वही काम जो इस लड़की के साथ, पहली वाली के साथ हो चुका था, वही काम दूसरी वाली के साथ होता है। दूसरी लड़की की फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं, उसकी भी ऐसी तस्वीरें उतारी जाती हैं और फिर दूसरी लड़की को भी यहाँ पर बुलाया जाता था, फिर तीसरी लड़की को भी ऐसे बुलाया गया, चौथी लड़की को ऐसे बुलाया गया। धीरे धीरे करके लड़कियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है और ये जो फोटोग्राफ्स खींचते थे, कैमरे से खींचते थे, रील से खींचते थे, जिसमें नेगेटिव होते थे, जो पुराने लोग हैं शायद वो आसानी से पहचान जाएंगे, लेकिन आज के ज़माने के लोगों के लिए शायद हो सकता है कि ये रील वाली बात, ये नेगेटिव वाली बात समझ में ना आए, क्योंकि ये फोटोग्राफ्स बनने के लिए जाया करते थे एक फ़ोटो स्टूडियो पर, और वो फोटो स्टूडियो वाला जब फोटो बना के इस कांग्रेस के नेता को दिया करता था तो वो कुछ फोटोग्राफ्स एक्स्ट्रा बनाया करता था, यानी कि उसके यहाँ जो लड़के काम करते थे वो एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स बनाकर वो भी अपने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाते चले गए, रिकॉर्ड रखते चले जाते हैं। वहाँ पर लड़कियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है, 10, 20, 30 इस तरह से, और वहाँ पर यानी कि फ़ोटो स्टूडियो के अंदर भी लड़कियों की फ़ोटोओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। तभी फ़ोटो स्टूडियो में काम करने वाला जो व्यक्ति था उसके दिमाग में आया क्यों ना इन लड़कियों की तलाश की जाए, क्योंकि इस बार जो फोटोग्राफ्स था इस लड़की ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वो यूनिफॉर्म थी चर्चित स्कूल यानी कि सोफिया स्कूल की लड़की की। तब वो स्कूल के बाहर खड़े होते हैं फोटो स्टूडियो वाले और उसी लड़की की तलाश करने जुट जाते हैं जो लड़की स्कूल आती थी, जाती थी। इसी तरह से उन लड़कियों पर इनकी नज़र पड़ जाती है और एक लड़की को भी पकड़ के कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। एक सिलसिला फार्म हाउस में चल रहा है, दूसरा सिलसिला फोटो स्टूडियो के माध्यम से भी शुरू हो जाता है और ये फोटोग्राफ्स फिर एक दूसरे के साथ वायरल होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि फोटो से फोटो खींचकर अब ये लगातार एक दूसरे लोगों के पास जाने लगे। अब ये फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, ये तीनों लोग मिलकर अब तक लगभग 200 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ऐसा ही घिनौना कृत्य कर चुके थे, ऐसा ही गंदा काम कर चुके थे। मगर इनका सिलसिला इन तीनों तक ही नहीं थमा, फोटो स्टूडियो से संख्या बढ़ती चली जा रही थी। इधर घर के नौकर, ड्राइवर या कोई और सदस्य या दूध लाने वाला या कोई और हो, यहाँ तक बात सुनने में आती है कि इस कांग्रेस नेता ने अपने ही नेताओं को ये लड़कियों को परोसना शुरू कर दिया था। साथ ही नेताओं के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तक भी ये लड़कियां पहुंची थीं। धीरे धीरे करके जब सिलसिला बढ़ने लगता है, एक एक लड़की अब कई कई लोगों के पास जाने लगती है, एक एक लड़की के साथ 10-10, 20-20 बार बलात्कार होने लगता है, रेप होने लगता है, वो लड़कियां परेशान होने लगती हैं। तब कहीं जाकर लगभग एक के बाद एक 6 लड़कियों ने अपनी जान दे दी थी। बस एक ही कॉलेज की 6 लड़कियों का जान देना जब ये जांच का विषय बनता है, जब पता चलता है कि सोफिया स्कूल की लड़कियां लगातार जान दे रही हैं, मर रही हैं, आखिरकार क्या वजह है, तब एक व्यक्ति उसके पास कुछ फोटोग्राफ्स का जत्था जो था वो लग जाता है और वो फोटोग्राफ्स लेकर एक अखबार के दफ्तर में जाता है और जाकर कहता है कि साहब, जो उस स्कूल की लड़कियां लगातार खुदकुशी कर रही हैं, सुसाइड कर रही हैं, मर रही हैं, अपनी जान दे रही हैं, तो इसकी वजह सिर्फ ये फोटोग्राफ्स हैं। और इस बात की भनक लड़कियों के घर वालों को, स्कूल को या उनके रिश्तेदारों को या उनके दोस्तों को किसी को नहीं लग रही थी और ये जाल लगातार बड़ा होता चला जा रहा था। उनके साथ लगातार ऐसी घिनौना कृत्य होता चला जाता है। जब एक के बाद एक लड़कियां जाने लगती हैं तब उस अखबार के दफ्तर वाले को, यानी कि उसका जो नाम है नवज्योति, अखबार के मालिक यानी संपादक को, ये पता चलता है कि ऐसा कुछ होता है तो वो अपने दिल पर पत्थर रखकर, अपने दिल पर, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर पुलिस हो या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खादिम या बड़े रसूखदार व्यक्ति हों या इस कांग्रेस के नेता हों, सभी लोगों से डरते हुए उस लड़के ने, संपादक ने हिम्मत की और उस लड़की का फोटोग्राफ्स बिलर करके जब छापा है तो पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है। और उस कहानी के बारे में जब सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश की जाती है कि कुछ इस तरह से पहली लड़की को निशाना बनाया गया, फिर दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, 100, 150 और 200 से जब ज़्यादा कहानी बन जाती है, तब कहीं जाकर शहर के लोगों को पता चलता है कि ऐसा हुआ है। ये शहर के लोग कोई आम लोग नहीं थे, ये शहर के बड़े रसूखदार लोग थे,
कई IAS, IPS और तुम्हारी प्रशासनिक अधिकारियों की बेटियां, कई नेताओं की, व्यापारियों की बेटियां इस प्रतिष्ठित स्कूल के अंदर पढ़ती थीं। और जब लोगों को ये पता चला कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा होता है तो आपको ताज्जुब होगा जानकर कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी बेटियों को घर में छुपा कर रख दिया था, कैद कर लिया था। कहा कि तुम्हारी बदनामी होगी, तुम सामने आओगी तो शायद गलत हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो, या पहली ही लड़की शायद अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की परवाह किए बगैर अगर थाने पहुंच जाती तो शायद इतनी संख्या कभी नहीं बढ़ती। और वही हुआ। बड़ी संख्या में जब लड़कियों के नाम सामने आते हैं तो उनके माँ बाप ने उन लड़कियों को अपने घर में कैद कर लिया। उसके बाद हिम्मत जुटाकर तब कहीं जाकर जब ये लड़कियां मरने लगती हैं तब 30 लड़कियां सामने आती हैं। उस अखबार की हिम्मत को देखते हुए जब 30 लड़कियां सामने आती हैं, कहती हैं कि हम इस मामले पर, हम इस मुद्दे पर आवाज़ उठाएंगे, हमारे साथ फला फला लोगों ने ऐसा घिनौना कृत्य, ऐसा गंदा काम किया है। तब कहीं जाकर जब 30 लड़कियां पुलिस के पास पहुंचने की कोशिश करती हैं, शहर में हंगामा मच चुका था, लोगों में उबाल आ चुका था, क्योंकि ये लड़कियां मुस्लिम तो शायद 1 या 2 लड़की बताई जाती है, ज़्यादातर लड़कियां जो थीं वो हिंदू परिवार से बिलोंग करती थीं। बस इसी बात को लेते हुए शहर में एक तरह से हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि आरोपी कोई और नहीं था, वो मुस्लिम थे जिनका नाम फारूक नफीस अनवर। ये शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जाती है। लगभग 18 ऐसे लोगों को पुलिस के माध्यम से चिन्हित किया गया था। हालांकि 30 लड़कियां सामने आती हैं वो डर जाती हैं, क्योंकि ये रसूखदार व्यक्ति उन्हें डरा धमकाकर शांत कर देते हैं, जिनमें से 18 लड़कियां अपने घर पे बैठ जाती हैं, जैसे क्या बाकी की लड़कियां बैठी थीं। अब 12 लड़कियां ऐसी होती हैं जो FIR दर्ज कराती हैं। FIR तो दर्ज होती है, पुलिस जब जांच करने की कोशिश करती है फिर इन धमकियां मिलती हैं और 10 लड़कियां एक बार फिर से शांत हो जाती हैं। अब महज 2 लड़कियां बची थीं जो ये जानने वाली थीं, पहचानने वाली थीं, ये कहने वाली थीं कि हमारे साथ, हमारी दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है। साथ ही आपको जानकर और हैरानी होगी, जो फोटोग्राफ्स खींचते थे तो उस फोटोग्राफ्स के अंदर इन लड़कियों के साथ साथ उनके भी चेहरे आ गए थे, जो क्या गलत काम करते थे, गंदा काम करते थे। और पुलिस ने अपनी जांच में लगभग 18 लोगों को चिन्हित किया। जब पुलिस ने 18 ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो इनके साथ काफी समय से घिनौना कृत्य कर रहे थे, गंदा काम कर रहे थे, लेकिन कई लोग जमींदोज हो जाते हैं, छुप जाते हैं और पुलिस के हाथ नहीं लगते। 12 लोग कहीं आकर पुलिस के हाथ लगते हैं। 12 में से 3 लोग पता चलता है कि वो अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि आसपास के लोग उन्हें जब टोकते थे, रोकते थे, उन्हें परेशान करते थे, तो उन्होंने शर्म की वजह से, समाज की वजह से अपनी जान दे दी। और एक व्यक्ति जो इसमें होता है, जिसका नाम पुरुषोत्तम होता है, जिसको 8 मार्च 1994 को जमानत मिल जाती है, उस व्यक्ति ने भी बाहर निकलने के बाद कहते तो ये हैं कि उसने जान दे दी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो विदेश भाग गया है। और इसमें बचाने के लिए इन लोगों को दरगाह से जुड़े हुए जो खादिम लोग थे या बड़े रसूखदार व्यक्ति थे वो भी सामने आते हैं। साथ ही कांग्रेस भी सामने आती है। हालांकि विपक्षी पार्टियां काफ़ी हंगामा करती हैं, उसके बाद भी पुलिस इस मामले में महज लीपापोती के अलावा कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करती है। यही कारण है कि इस मामले को आज बहुत वक्त गुजर चुका है, 3रा दशक चल रहा है और इसमें अभी तक भी मामला कहे कि कोर्ट में चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा। किसी को 10 साल की सज़ा हुई तो किसी को कहीं उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और किसी की उम्र कैद को 10 साल में तब्दील कर दिया गया। कोई जेल में रहा, कोई जेल से छूट गया, कोई इस देश को छोड़कर भाग गया। यदि पुलिस ने ईमानदारी से काम किया होता तो आज इन लड़कियों को इस मामले में इंसाफ मिल गया होता। और यही कारण है कि आज भी इस घटना को लेकर लोग कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। कहते हैं कि पुलिस प्रशासन ने, कांग्रेस ने और कई नेताओं ने इन अपराधियों का साथ दिया था, बल्कि इन लड़कियों का साथ नहीं दिया और इन लड़कियों के साथ लगातार ऐसे ही गलत होता चला गया। ऐसी दुहाएं दी जाती थी कि साहब इस शहर में आगजनी हो जाएगी, इस शहर में बवाल हो जाएगा। और यही कारण था कि उनमें से कई लोग बाहर छूट जाते हैं। मगर इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात ही होती है, जो फारूक चिश्ती था इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड, उसने कुछ समय के बाद अपने आप को पागल घोषित करा दिया था। और जैसे ही वो पागल घोषित होता है और निचली अदालत से इन लोगों को 1998 में जो उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, कुछ टाइम के बाद वही सज़ा इनकी 10 साल में तब्दील हो जाती है और वो व्यक्ति भी कभी जेल में या ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल आज की तारीख में, यानी कि सन 2022 में आज इस मामले में कोई भी आरोपी जेल के अंदर नहीं है। कुछ लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं तो कुछ लोग जमींदोज हो चुके हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आगे आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उसके सामने सरेंडर कर दें, उसकी हर बात मानें, आप उसकी हर गंदी संदी आदतों को स्वीकार करें, उसके बैड टच को भी स्वीकार करें। इस लड़की ने, जो पहली लड़की थी, मदद की, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना सब कुछ उसके लिए न्यौछावर कर दिया। और उस पहली लड़की ने एक के बाद एक लगभग 200 लड़कियों को वहां पर लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि उस पहली की वजह से दूसरी आई, दूसरी की वजह से तीसरी आई और 100 की वजह से 101 भी, इस तरह से संख्या 200 से ज़्यादा पार हो जाती है।
तो अपना इस हर मामले में देखभाल कर काम करना चाहिए, चाहे आप कहीं सफ़र कर रहे हो, चाहे आप रोड पर पैदल जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी खाने पीने की चीज़ से लेकर हर तरह में सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सतर्क रहेंगे, आप जागरूक रहेंगे तो ऐसी घटनाओं से बचते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।